हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब 2024 बोर्ड एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे और बोर्ड एग्जाम होने ही वाले हैं। 22 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। पहला पेपर जो है हिंदी का है, उसके बाद गणित का और उसके बाद साइंस का है। ठीक है, आज मैं आपको महत्वपूर्ण वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊँगा अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल होंगे उन्हें कराऊंगा और जो 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हमारे पास अभी अग्रवाल का अनसॉल्व्ड है, एनसीईआरटी पर आधारित है, खासकर 2024 के लिए बनाया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे और ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो शायद आपने ही किए हों। कुछ क्वेश्चंस आपने किए होंगे, कुछ न्यूमेरिकल आप लगा लेंगे, लेकिन कुछ नहीं लगा पाएंगे। तो सारे के सारे वीडियो देखिएगा और जो आपको आते हैं उसे स्किप कर सकते हैं, बाकी देखिएगा पूरा का पूरा वीडियो। ठीक है, चलिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं तो एक शेयर जरूर एक तो शेयर बनता है, एक फ्रेंड को कम से कम एक फ्रेंड को जरूर से शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए सेट बताने वाला हूँ कौन सा। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2020 का सेट 7 एनपी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेट है, 2020 का है। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हैं, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स यहाँ से हम जो है पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलो, इसका जो पहला न्यूमेरिकल है उसे देख लेते हैं क्या है। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। बताओ, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है सीधा, वस्तु से बड़ा और आभासी, है कि नहीं। जो आपके वाहन होते हैं ना, वाहन है उसमें उत्तल दर्पण लगे होते हैं। जैसे आपके पास बाइक है, बाइक तो बाइक में उत्तल दर्पण लगा होता है। शीशा आप चेहरा वगैरह देखते हैं, पीछे के जो दृश्यों को देखते हैं उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है और वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। आप अपना उसमें चेहरा देखना तो छोटा ही दिखाई देगा तभी, और जो है बस उसे छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और आभासी, तो इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। आगे है, उत्तल दर्पण के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। अच्छा, उपयोग दो लिखने के लिए कह रहा है, तो पहला उपयोग हो जाएगा, देखो पहला उपयोग मैंने आपको बताया, वही लिख देना है कि मोटर कारों, बसों, ट्रकों आदि में ड्राइवर जो होता है पीछे के दृश्यों को देखने के लिए इस दर्पण के रूप में जो है इसका उपयोग करता है। ठीक है, पहला उपयोग हो जाएगा। दूसरा उपयोग ऐसे लिख दीजिएगा, टेलीस्कोप में। गैलीलियो ने जो एक प्रकार का टेलीस्कोप बनाया था, ठीक है, उसमें जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो टेलीस्कोप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दो उपयोग मैंने बता दिए। ठीक है, पहला उपयोग कौन सा था, वाहनों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, और दूसरा उपयोग बताया मैंने टेलीस्कोप में। ठीक है, चलो अगला जो इसका न्यूमेरिकल है उसे देख लीजिए। कह रहा है कि 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहा हो। बोला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। चलो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमको निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, हमें क्षमता निकालनी है, आवर्धन क्षमता निकालनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहां पर देखिए। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है उसे देखिए। जैसे बोर्ड एग्जाम में करना है बिल्कुल वैसे ही मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया गया है हमको क्षमता। ठीक है, क्षमता हमको दी गई है, क्षमता को हम पी से प्रदर्शित करते हैं और पी बराबर हमको दिया गया है 20 डायोप्टर। ठीक है, ये चीज़ हमको दी गई है। चलो, क्षमता P दी गई है तो यहाँ से हम F निकाल लेंगे, यानी फोकस निकाल सकते हैं। चलो, यहाँ से फोकस निकालेंगे, इसलिए आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, 100/F होता है कि नहीं होता है। बाकी आप कहोगे आप 1/F भी तो ले सकते थे, मीटर में भी ले सकते थे, आप सेंटीमीटर में क्यों ले रहे हो। क्यों मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर क्वेश्चन पढ़िए, देखिए उसमें बोला गया है कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। अच्छा, स्पष्ट दृष्टि जैसे कि आपकी भी बिल्कुल सही है, सही नेत्र है, बिल्कुल जो है उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो उसका जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती कि नहीं होती है। ये हमारी जो है इस निकट जो है न्यूनतम दूरी होती है स्वस्थ नेत्र की। तो स्वस्थ नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए पी का मान यहाँ पर रख दीजिए 20 हो जाएगा और ये 100/F। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बटे कुछ तो 1, इसकी दुगुणा करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो F गुणा 20 बराबर 1 की 100 से करेंगे तो 100 आएगा। तो F बराबर आ जाएगा 100/20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10। तो कहने का तात्पर्य हमारे पास जो फोकस दूरी आ गई वो आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। और ये जो 25 सेंटीमीटर मैंने निकाली है वो आपकी हो जाएगी क्षमता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका स्वस्थ नेत्र होता है, जैसे कि अभी आपका स्वस्थ नेत्र बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है, स्वस्थ है, तो उसके लिए हम निकटतम कितनी दूरी तक दे सकते हैं? 25 सेंटीमीटर दूरी तक दे सकते हैं। तो क्षमता जो हो जाएगी, जो डी हो जाएगी, वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, अब हमको क्या निकालना है? हमें निकालना था आवर्धन। आवर्धन निकालना है ना, तो देखो आवर्धन कैसे निकलेगा। आवर्धन यानी कि एम हमको बताना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 25 सेंटीमीटर मैंने क्यों लिया? क्योंकि बताया गया है कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि यानी कि स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 होती है, नहीं? हाँ, 25 ही होती है, ठीक है। चलो, तो आवर्धन निकालना है हमें। तो देखो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो फार्मूला आपको लगाना है m बराबर 1 + d/f। देख लीजिए इस फार्मूले को, यही आपको फार्मूला यूज करना है, ठीक है। ये होगा। अब इसमें मारा करके आंसर निकाल दीजिए। देखिए m यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 कितना है हमारे पास? 1 तो है। यहाँ पर देखो d हमारे पास है 25 और f हमारे पास है 5, ठीक है। तो m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? काट सकते हैं, नहीं? 25, 5 और 1 6, तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास आवर्धन आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप क्या आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो, आगे जो इसका अगला न्यूमेरिकल है उसे देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसके बाद दूसरे का है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। एक पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, ठीक है। आगे है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखें? मोमबत्ती और पर्दे के बीच एक लेंस को कहाँ पर रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बने। वास्तविक छोटा यानी कि उत्तल होगा, फिर उत्तल लेंस होगा। चलो, इसको डायग्राम से समझते बिल्कुल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये आप नोट करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एक पर्दा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पर्दा बना लेता हूँ। ये हमारे पास पर्दा है। पर्दा के सामने क्या है? एक 90 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी हुई है। ये हमारे पास मोमबत्ती है इस टाइप से, ठीक है। ऐसे समझ लो, ये मोमबत्ती है, ये रखी हुई है। मोमबत्ती कितनी है? 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, ये, ठीक है। 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है ये मोमबत्ती। कहाँ से? पर्दे से। तो पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रख दी। तो हमको बताना है कि एक लेंस को, एक उत्तल लेंस को कहाँ पर रखें? मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ पर रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर बने। बताना है कहाँ पर हमको रखना पड़ेगा लेंस को। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज करते कि यहाँ पर मैंने एक लेंस को रखा, मैंने उत्तल लेंस को यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पर रख दिया। चलो, यहाँ पर मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। अभी मैं मान लेता हूँ यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से, यहाँ पर ये वस्तु है, मैं मान लेता हूँ कि वस्तु की इस लेंस से, वस्तु की लेंस से दूरी x है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने x मान ली। अब बताइए, ये तो आपको पता चल जाएगी। देखो ये u आ गया, तो मैं यहाँ पर देखो माना u बराबर क्या है? x है। अब देखो उत्तल है तो आपको -x लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब उत्तल लेंस होता है या उत्तल दर्पण होता है तो u माइनस होता है, ठीक है। ये u क्या है? वस्तु है, तो वस्तु, क्योंकि ये मोमबत्ती वस्तु है, तो हमने मान लिया कि भैया मोमबत्ती जो है इस लेंस से x मीटर दूरी पर, x सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, ठीक है। अच्छा, ये पूरी की पूरी 90 है, ये पूरी की पूरी 90 है और ये x है। तो हमको ये पता करना पड़े तो क्या करेंगे आप? इस पूरे 90 से इसको घटा देंगे, इस पूरे के पूरे टोटल 90 से इस x को घटा देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। देखो समझो बात को, ये पूरा का पूरा 90 है, इस पूरे के पूरे 90 से इतनी चीज़ को घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया? इस पूरे 90 से इस x को घटा दिया, तो ये सेंटीमीटर में। इसलिए जो B आएगा, जो प्रतिबिंब आएगा, जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी, जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी, वो आ जाएगी 90 माइनस का x। यहाँ तक जो है क्लियर है पूरा का पूरा सब कुछ। चलो, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे हमको बता दिया गया था कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अच्छा, फोकस दूरी भी हमको दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमको निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि इस लेंस को कहाँ पर रखें? हमको लेंस से दूरी, पर्दे से लेंस की दूरी हमको निकालनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ठीक है। चलिए, सिंपल सी बात है, x का मान निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो हमको x का मान निकालना है।
अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्या है, लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम, लेंस के सूत्र से। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लेंस का जो है सूत्र लगाते हैं। तो लेंस का जो सूत्र होता है वो आपको पता है, 1/f बराबर होता है 1/b माइनस 1/u। अब यहाँ पर हम मानों को रख देंगे, f कितना है हमारे पास 20 है, 1/b कितना है हमारे पास 90 माइनस x है, माइनस 1/u कितना है माइनस का x है। इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर 1/20 1/20 बराबर हो जाएगा 1/90 माइनस x, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/20 बराबर x की 1 से गुणा हो जाएगी x आएगा, 90 की इधर गुणा करा देंगे तो 90 माइनस x बटा इधर आमने सामने हो जाएगी, तो 90 की x से होगी तो हो जाएगा 90x, x की x से हो जाएगी तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस माइनस x है तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सोल्व करके x का मान निकालेंगे, जो x का मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/20 बराबर ऊपर हमारा 90 है और नीचे हमारे पास बचा 90 माइनस 90x माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी इधर गुणा करा देंगे, इसकी इधर गुणा करा देंगे। देखो इसकी इधर कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसकी इधर गुणा कराएंगे तो 2 ने 18 और डबल 0। ठीक है, अब इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 20x है और ये प्लस का जो 1800 है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 1800 और बराबर में हमारे पास 0। अब ये माइनस का है तो माइनस का जो है कॉमन निकाल लो, तो माइनस का कॉमन निकालेंगे तो चिन्ह जो है बदल जाएंगे, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1800 बराबर 0। ये माइनस का है क्योंकि बटे में ये मैं कुछ नहीं तो 1 होगा, ये आपका जो है 0 के बटे पे हो जाएगा, तो मतलब वो 0 समाप्त हो जाएगा, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास ये जो है एक द्विघात समीकरण बन गई है, इसे सोल्व करके x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर आप जो है इस दो विधि से कर सकते हैं, धराचार्य नहीं लगेगा। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से इसको कर लेंगे हम, गुणनखंड विधि से। तो आपको ऐसी संख्या सोचनी जिनकी गुणा करें 1800 आए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 20 आए। ठीक है, तो हमारी संख्या कौन सी हो जाएंगी, 60 और 30 हो जाएंगी। ठीक है, जब 60 और 30 की जब आप गुणा कराओगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 1800 और 60 से 30 जाएगा तो 20 बचेगा कि नहीं, यार नहीं हो पाएगा ये 18 कहीं पर लगता है मिस्टेक तो नहीं हो रही मुझसे। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पर जो है 90x स्क्वायर है। ठीक है, ये 90x स्क्वायर है, यहाँ पर जो है मिस्टेक हो गई 90x स्क्वायर और ये यहाँ पर 90 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 था ना तो मैंने यहाँ पर 20 लिख लिया था, यहाँ पर 90 है बेटा। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर 60 और 30 हो गई, 60 और 30 को जोड़ोगे तो 90 आएगा और 60 30 की गुणा करोगे तो 1800 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम उन संख्याओं को रख देंगे जो आपने सोची है, आपने 60 और 30 सोची, तो 60x माइनस 30x और प्लस का 1800 बराबर 0। गुणनखंड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ से जो है x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा इतना। अब आप यहाँ से जो है 30 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x माइनस का 60 बचेगा और बराबर में 0। तो ऐसा कीजिए, पहले कॉमन वाले को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, और ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, बराबर में 0। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या कीजिए, x माइनस 30 है, इसको 0 के बराबर डालेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 30। अब इसको भी 0 के बराबर डालना पड़ेगा, तो देखो x माइनस 60 है ना, इसको भी 0 के बराबर हम डाल देंगे तो x बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं हमारे जो मान आए हैं वो 2 मान आ गए हैं, एक तो आ गया 30 सेंटीमीटर, एक आ गया 60 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंस है हमारा, यहाँ पर जो लेंस है ये 60 सेंटीमीटर दूरी पर जो होगा, यानी कि यहाँ से मोमबत्ती से देखो दूरी आ गई 30 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 60, फिर तो 30 और 60 होगी हमारी। ठीक है, तो जो लेंस की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इतनी होगी। तो लिख लीजिए, ऐसे ही लिख देना कि भैया लेंस को 30 सेंटीमीटर मोमबत्ती से तथा 60 सेंटीमीटर पर्दे से की दूरी पर अगर रखते हैं तो हमारा जो है प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनता है। ठीक है, साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। चलो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसके निवारण की विधि संचित्र समझाइए। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या है, सबसे पहले समझो। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका क्या कारण है, तो इसको आपको याद होगा ना इसके बारे कॉन्सेप्ट कि इसका किस कारण से ये दोष होता है। उसके बाद है इसका निवारण। इसका निवारण कैसे करोगे भाई, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस से जो है इसका निवारण करोगे और इसको जो है चित्र के माध्यम से समझाना है। वो चीज़ आपने समझ ली होगी, ठीक है। वो चीज़ थ्योरी है, थ्योरी को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। ये किस कारण से दोष होता है उसको भी लिखना है, उसका निवारण आपको चित्र बना करके करना है, ठीक है। चलिए हम न्यूमेरिकल आपको बता रहे तो न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए तीसरा जो न्यूमेरिकल हमारा है वो कह रहा है कि एक तार के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, ठीक है। उसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तार में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, यानी कि कितनी तार में धारा बह रही है वो हमको बताना है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2024 में आने की हाईली चांसेस इस क्वेश्चन के, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमको दिया गया, पहले लिख लो, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमको दिया गया है विभवांतर। विभवांतर यानी कि बी कितना दिया गया, 1.5 वोल्ट। समझ गए, ये इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी ना, विभवांतर इतना दिया गया है। आगे हमको दी गई है उसमें धारा प्रवाहित होने पर 20 सेकंड, सेकंड यानी कि समय, समय यानी कि टी हमको कितना दिया गया, 20 सेकंड, ठीक है। 20 सेकंड हमको टी यानी कि समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो 15 जूल ऊर्जा, तो ऊर्जा यानी कि डब्लू हमको जो है कितनी दी गई है, 15 जूल। देखिए जूल है तो आप समझ जाइए कि डब्लू दिया गया है, ये जूल में है हमारे पास, ठीक है। तो डब्लू हमारे पास ये है। तो हमको क्या निकालनी, हमको धारा निकालनी है। क्या निकालनी है, धारा। तार में प्रवाहित धारा कितनी होगी, तो धारा यानी कि आई हमको पता करनी है क्या होगी, ठीक है। समझ में क्वेश्चन आ गया। अब देखो इसको सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। इसमें आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन जो है हो जाएगा। देखो सोल्व कैसे करेंगे। W है ना, तो हमारे पास हमको B पता है, अगर R पता चल जाएगा तो R बराबर B/I फार्मूला लगा करके निकाल देंगे, लेकिन हमें R नहीं पता है। तो W बराबर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले सोचो। चूंकि आप जानते हो कि W बराबर फार्मूला क्या होता है, W बराबर फार्मूला होता है B² गुणा T। ये फार्मूला होता है ना, याद होगा आपको कि W बराबर B² × T होता है। अब यहाँ पर देखिए मान को रखिए, जो W है वो हमारे पास है 15, B² हमारे पास कितना है, देखो 1.5 है, तो इसका स्क्वायर R हमको पता करना है, और T कितना है हमारे पास 20 है, ठीक है। तो हो जाएगा देखो 15, ये 1.5 गुणा 1.5 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4, तो हमारे पास देखो 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2.25 आया। ऊपर गुणा में हमारे पास 20 है, नीचे हमारे पास R है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको साहब। चलिए अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। अब ऐसे काट सकते हैं आप, 5 तिया 15, 5 चकू 20, ठीक है। R की 3 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3R बराबर, ये क्या है हमारे पास, देखो 2.25 गुणा 4, तो 3R = इधर गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20 को 0 हासिल 2, 4 दूना 8 9 10, 4 दूना 8 1 9, 9 आएगा और 3 तिया 9, तो R बराबर जो हमारे पास आ गया है वो आ गया 3 ओम। तो प्रतिरोध जो हमारा आया है वो आया है 3 ओम। समझ में आ गया, प्रतिरोध निकाल लिया हमने, ये फार्मूला लगाया, सोल्व किया, प्रतिरोध हमारे पास आ गया 3 ओम। अब धारा निकाल सकते हैं। देखिए हमको विभवांतर पता है, B पता है, R पता है, तो I आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, देखिए आपको एक फार्मूला याद होगा, R बराबर B/I, जो कि पॉपुलर एक फार्मूला है, ओम के नियम के हिसाब से बहुत ही पॉपुलर है, ये तो हर बच्चे को आता ही होगा। तो देखो यहाँ पर R हमको कितना है, 3 दिया गया है, B ऊपर देखिए 1.5 है, बटा में I, इसकी इधर करा देंगे तो हो जाएगा 3I, इसकी इधर कराएंगे तो 1.5, तो I बराबर हमारे पास देखिए 1.5 और ये 3 गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा देखो I बराबर यहाँ पर 0.5315, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए एम्पियर में आएगी ना, धारा एम्पियर में आ जाएगी, ठीक है।
ये हमारे पास धारा आएगी, धारा कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लीजिए, इतने ऐसे मैंने किया है। ठीक है, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, तभी ये जो है क्वेश्चन हो पाएगा। चलिए चलो, अब इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अथवा वाला है, कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 250 वोल्ट तथा 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। बताओ भाई कितने बल्ब जल सकते हैं, ये हमको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है उसे हम देखेंगे। हमें दिया गया है यहाँ पर 250 वोल्ट, वोल्ट का मतलब हो गया यहाँ पर विभवांतर, तो बी हमको दिया गया है 250 वोल्ट, यानी विभवांतर हमारे पास ये है। ठीक है, चलो भाई आगे हमको क्या दिया गया है, हमें दिया गया 5 एम्पियर, एम्पियर यानी कि धारा, तो धारा हमारे पास है 5 एम्पियर, एम्पियर ऐसे एम्पी लिख दिया करो, ए भी बना सकते हो, खाली ए बना दो, एम्पियर हो जाता है। ठीक है, हमको बताने हैं 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, तो 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, ये हमको बताना है, यानी कि बल्बों की संख्या निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि इन बल्बों को जलाने में टोटल कितना ऊर्जा जो है खर्च होगी, विद्युत सामर्थ्य कितना होगा। तो सबसे पहले विद्युत सामर्थ्य P बराबर हम लगाएंगे फॉर्मूला B गुणा I। P बराबर आप जानते हैं P बराबर B गुणा I होता है फॉर्मूला, P बराबर B गुणा I। तो बस हो गया, यहाँ से टोटल हमारा जो है निकल आएगा विद्युत सामर्थ्य। तो P बराबर देखो B हमारे पास कितना है 250 है और I हमारे पास 5 है, तो P बराबर गुणा कराएंगे तो 5 25, 5 दूना 10, 11 12, ये हमारे पास जो है आ गई है, ये बांट में आ गई हमारे पास। ठीक है, इतनी बांट मतलब इन बल्बों को 25 बल्बों को जलाने में 1250 बांट जो है ऊर्जा व्यय होगी। चलिए आगे हमको बल्बों की संख्या निकालनी, तो आ गया देखिए, अतः आंसर आ गया। आप चिंता मत कीजिए, आंसर आ गया। देखो 25 बांट के कितने बल्ब निकालना है ना हमको, 25 बांट के कितने बल्ब, यही हमको बताना है। तो देखो यहाँ पर 25 वाट गुणा कितने बल्ब, देखो यहाँ पर इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 25 वाट के कितने बल्ब, के की जगह पर गुणा 25 वाट के कितने बल्ब। इन सबको जलाने में हमारे पास जो ऊर्जा आ रही है वो 1250 वाट टोटल है पूरा। 25 वाट बराबर इतने वाट है कि नहीं, तो इसको मैं बराबर लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पर 25 वाट ये कितने बल्ब हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो कितने बल्ब बराबर, यहाँ पर देखो 1 2 5 0, ये गुणा में तो बट्टे में आ जाएगा, और काटना चाहें तो काट दीजिए 5 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, देखो 5 25 हो गया, 5 दूना 10, 11 5 25, और ये 5 25 50 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यानी कि जो बल्बों की संख्या आएगी, बल्बों की संख्या बराबर 50। ठीक है, ऊपर जब भाग दोगे ना उसको, जब 1250 को 25 से भाग दोगे तो 50 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 50 बल्ब आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितने बल्ब जल सकते हैं भैया, 50 बल्ब जल सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलो इसके बाद जो इसका अगला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि 2 बल्बों जिनमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है। 2 बल्ब हैं, उन पर एक बल्ब पर लिखा हुआ 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे पर लिखा हुआ 60 वाट 220 वोल्ट को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इन दोनों बल्बों को एक जो है सप्लाई लाइन से जोड़ा जाता है। जो सप्लाई लाइन है वो है 220 वोल्ट की। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना करनी है, मतलब सप्लाई लाइन से कितनी धारा बहेगी जाएगी वो हमको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको ग्राफ से समझेंगे, इसका जो है पहले डायग्राम बनाएंगे उसके बाद समझेंगे, ऐसे ही नहीं। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 बल्ब हैं। ठीक है, ये मान लो यहाँ पर एक पहला बल्ब है इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा पहला बल्ब है, ये बल्ब और एक और बल्ब है हमारा।
ठीक है, इस टाइप से बल्ब है वो हमारा ये वाला, ये बल्ब है। ठीक है, ये दोनों बल्ब समांतर क्रम में जो है तो समांतर क्रम में मैंने लिखा है ऊपर नीचे समांतर क्रम में। और उसके बाद एक जो है ये दोनों बल्ब क्या है, एक दोनों बल्ब है वो सप्लाई लाइन से जुड़े हुए हैं। ये सप्लाई लाइन कितने की है, ये हमारे 220 वोल्ट की है, 220 वोल्ट की है ये हमारे पास है। इससे धारा कितनी बह रही है वो हमको बतानी है कि धारा कितनी बहेगी, यानी कि धारा निकाल ली है हमको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो पहला बल्ब है उस पर कितना लिखा हुआ है, जो पहला बल्ब है उस पर लिखा हुआ है 100 वाट और 220 वोल्ट। और दूसरे पर लिखा हुआ है 60 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 220 वोल्ट है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। चलो अब देखो यहाँ पर दिया है पहले बल्ब की, देखो बांट में है ना, तो बांट यानी पी दिया है हमारे पास। ठीक है, विद्युत सामर्थ्य है तो पहला बल्ब है तो P1 मान लो 100 है, और ये दूसरा में B है, वोल्ट यानी विभवांतर है तो विभवांतर यानी कि इसको B1 मान लो, क्योंकि दो चीज़ें हैं हमारे पास तो B1 B2 लेनी पड़ेंगी। ये P देखो फिर से बांट है तो इसको जो है पहले P1 माना था, आपकी बार P2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरे बल्ब का विभवांतर जो है इतना है 220 है तो इसको B2 मान लो, दूसरे वोल्ट का विभवांतर B2 हो जाएगा, और ये हमारे पास है 220। ये ऐसे लिख लो यहाँ पर, इसको जो है मात्रक के साथ लिख लो ये ऐसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तथा यहाँ पर अगर आप देखें जो विभवांतर है जो विभवांतर है वो है 220। चलो यहाँ पर तो हमको I निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाया हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे, बहुत वैसे इजी है, इसको समझना बहुत ही इजी है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले आपको दिख रहा है नहीं साफ, चलिए देखिए यहाँ पर अब P1 और B1 है हमारे पास। ठीक है, और P2 और B2 है, तो हम यहाँ पर P बराबर एक फार्मूला लगाएंगे। देखो P बराबर हम फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर B²/R। ये फार्मूला होता है हमारा, देखो P बराबर ये फार्मूला होता है P बराबर B²/R। ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारा पहले बल्ब के लिए, इस पहले बल्ब के लिए हम P निकाल लेंगे, यानी कि विद्युत सामर्थ्य P निकाल ले, R यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमें P पता है B पता है तो R यहाँ से मिल जाएगा। पहले बल्ब का हमें प्रतिरोध यहाँ से मिल जाएगा इस फार्मूले में रख करके, फिर दूसरे बल्ब का हम प्रतिरोध निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले बल्ब के लिए प्रतिरोध निकालते हैं। तो पहले बल्ब के लिए हमें P पता है, B पता है, तो प्रतिरोध आराम से निकलेगा। इसमें रखिए, देखिए इसके लिए P1 कर दो, B1 कर दो और R1 कर दो, क्योंकि पहला बल्ब है तो और दूसरा बल्ब मिलेंगे तो 2 लगा देंगे मेरे P2 B2 R2 ऐसे। ठीक है, तो देखो P1 हमारे पास कितना है 100 है, और B1 हमारे पास कितना है 220 है, और स्क्वायर में है तो 2 बार लिख देंगे ऐसे, और अपॉन R1। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है निकल आएगा। ठीक है, अब देखो 2 0 है ना हमारे, ये कट जाएंगे। देखो R1 की R1 से गुणा हो जाएगा, R1 का R1, और 22 गुणा, तो यहाँ पर 22 गुणा 22 करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 22 दूना 44 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 दूना 44 हो जाएगा, तो 4 4 8 4, मतलब 484 आएगा। ठीक है, तो 484 हमारे पास आ जाएगा प्रतिरोध। तो पहले बल्ब का जो प्रतिरोध है वो है 484 ओम। ऐसे ही हम दूसरे बल्ब के लिए निकाल लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसलिए इसी प्रकार ऐसे लिख दो, इसी प्रकार P1 माना था, आपकी बार P2 ले लेंगे, P2 बराबर B2² ठीक है, अब दूसरा बल्ब यहाँ पर हमने लगाया है ना, ये वाला बल्ब, अब इसका देखते हैं इसमें इसका कितना प्रतिरोध है। तो इसका देखिए प्रतिरोध हम इसी फार्मूले से निकाल लेंगे। देखिए P2, अब P2 देखिए यहाँ से P2 हमारे पास कितना है 60 है ना, तो यहाँ पर देखो 60 लिख दो, यहाँ पर जो है 60 लिख दो, और B2 कितना है, B2 हमारे पास 220 है तो 220 लिख दो यहाँ पर, इस स्क्वायर में है तो 2 बार जो है लिख सकते हैं हम, और ये R2 हमें पता चल जाएगा। देखिए 1 0 से ये कटेगा, और 2 3 6 कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2। ठीक है, यही कटेगा ना, तो R2 की 3 से गुणा हो जाएगी तो 3 R2 हो जाएगा, और हमारे पास इधर कितना है 220 गुणा 11, तो R2 बराबर आ गया 220 की 11 से गुणा करानी पड़ेगी मुझे, तो 220 गुणा 11, तो 220 यहाँ पर 0 2 2, और जो 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 0 2 2 4
तो इतना, ठीक है। तो ऊपर गुणा कराने पर हमें मिलेगा 24 20, ये 3 गुणा में था तो इधर बट्टे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है R2 आएगा। तो पहले बल्ब का जो प्रतिरोध आया है वो आया है 484 ओम, और दूसरे का जो आया है वो इतना आया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो ये वाला बल्ब, इसका प्रतिरोध हमारा मिल गया और इसका प्रतिरोध मिल गया। ये कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में, बिल्कुल समांतर क्रम में। तो क्या करते हैं हम, ये समांतर क्रम में है तो हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध R हमें मिल जाएगा, तो R हमें मिल गया, हमें B पता है पहले से ही, देखो R हमें मिल जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R मिल जाएगा, देखो R मिल जाएगा, B पहले से पता है, तो R B पता है तो I निकाल लेंगे आराम से, R बराबर B/I लगा करके, ठीक है। तो ये हम ऐसे निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर चूंकि R1 व R2 समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध हमारा जो होगा 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये R ही रहने दो, R लिख दो खाली। तो यहाँ से देखो R1 हमारा कितना है, R1 हमारा है 484, R2 हमारे पास कितना है 2420 है, 2420 बटा में 3। इसकी इधर ऐसे एलसीएम मत लो, इसको इससे गुणा करा दो। देखो इसकी इधर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2420, और इसकी इधर गुणा करा देंगे तो 3 चकू 12, 3 अठे 24, 3 चकू 12 हो जाएगा, 3 अठे 24, 25 हो जाएगा, 3 चकू 12 और 1 13 14 हो जाएगा। और नीचे हमारी इसकी आमने सामने करानी पड़ेगी, तो 484 गुणा 2420। तो यहाँ से जो है इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, 2 मिनट। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे देखिए, इसके आगे आप देखो यहाँ पर 1/R बराबर, ऊपर जोड़ देंगे हम, गुणा सही हो गई, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 3 चौको 12, 3 अठे 24 और 1 25 हो गया, 3 चौको 12 13 14। अब ऊपर जोड़ दो, देखो ये जोड़ दो इसके साथ इसे, तो ऊपर 2 0 2 हो जाएंगे, 5 2 7, 4 4 8, 2 और 1 3, और नीचे हमारे पास कितने हैं 484 गुणा 2420। अब काट दीजिए यहाँ पर। तो अगर आप 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 0, और इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12। अब यहाँ पर 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, और 4 चक्को 16, 17 18 19, 4 4 अठे 32, 33, 4 चक्को 16, ठीक है। 121 आ गया, और उधर हमारा इतना आ गया। अब आप अगर 11 से काटें तो 11 चौक 44 हो जाएगा, हाँ 11 11 में 121 हो जाएगा, और 11 चौक 44, 11 चौक 44, 4 11 चौक 44, और 11 चौक 44, और काटेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। तो R की 2 से देखिए यहाँ पर ऐसे लिख लो पहले, 1/R बराबर, ऊपर हमारा 2 बचा, नीचे हमारे पास 605 बचा। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता तो ज़्यादा थोड़ा इजी हो जाता, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती। चलिए अब इसकी R से 2 से गुणा करा दें तो 2R हो जाएगा, 605 हो जाएगा यहाँ पर। तो R बराबर आ गया, देखो 605 बटा 2, 2 तिया 6, और 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो R बराबर हमारे पास आ गया 302.5, ठीक है। ये हमारे पास जो है प्रतिरोध आ गया है, तो तुल्य प्रतिरोध। तथा हमें B पता था, यहाँ पर B बराबर हमारे पास था कितना था, देखिए B बराबर हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें B कितना था, देखिए यहाँ पर देखिए जो B था वो हमारे पास था 220, कितना था 220 था ना। तो यहाँ से देखिए B बराबर हमारे पास 220 है, और R पता चल गया, इसलिए हमें I निकाला था। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा R बराबर B/I होता है। तो R हमारे पास कितना आया अभी, देखो 302.5 बराबर B कितना है हमारे पास 220 बटा I, इसके बेटा कुछ ले तो 1, इसकी इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 302.5 गुणा I बराबर, इसकी इधर गुणा करा दोगे तो 220, तो I बराबर आ जाएगा देखिए 220 बटा 302.5। तो I बराबर अगर हम भाग देंगे तो कितना आएगा देखते हैं। देखो जब इसको भाग दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.72 एम्पियर, ठीक है। इस चीज़ को जो ऊपर वाले को जब नीचे से भाग दोगे तो हमारे पास इतना ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था।
आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इसके जितने भी न्यूमेरिकल थे उतने हमने सारे के सारे बता दिए हैं। ठीक है, इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल बताएं फिजिक्स के, और आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे, बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर जो है इसका IUPAC नामकरण है उपखंड खा। अगर केमिस्ट्री में देखें तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने का जो है प्रयत्न करूँगा। इसमें देखिए देखिए यहाँ पर इसमें हमको IUPAC लिखना है, कह रहा है कि निम्नलिखित के IUPAC नामकरण लिखिए। तो हमें IUPAC लिखने हैं। पहला यहाँ पर हमारा दिया गया है CH3 CH2 C=OOH। यहाँ पर ये संरचना तुम्हारी जो हो गई है, ये हो गई ओइक की संरचना, ये ओइक की संरचना है। यहाँ पर इतनी चीज़ ओइक की है। तो पहले कार्बन गिन लो। कार्बन हमारे 1 2 3 है, तो 1 2 3 कार्बन, यानी मेथ एथ प्रोप होगा। तो प्रोप प्लस ये ओइक है, तो प्रोप एक एक बंद है तो प्रोपेन हो जाएगा यहाँ से। तो प्रोपेन प्लस ओइक, तो प्रोपेन प्लस ओइक क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक हो जाएगा हमारे पास, प्रोपेनोइक। ठीक है, तो ये हमारी जो है संरचना होगी। आगे जो दूसरी है हमको दी गई है, दूसरी जो दी गई है IUPAC लिखना है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं हमारे पास, मेथ एथ प्रोप। तो कार्बन हमारे पास 3 है ना, तो प्रोप और प्लस 3 बंद है तो आयन पढ़ते हैं, तो प्रोप प्लस आयन करेंगे तो प्रोपाइन आएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको करना था। प्रोपाइन ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि कार्बन 1 2 3 है और 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं और 3 बंद लगे हैं, तो आयन बोलेंगे तो प्रोप प्लस आयन यानी प्रोपाइन हो जाएगा IUPAC। ठीक है, और बाद में इसके जो है सब्जेक्टिव टाइप के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, योगांतमक अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी या टिप्पणी वगैरह लिखनी है, धातु पर मोर्चा लगना और धातु एवं अधातु में अंतर, दहन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये चीज़ें आप जो है पढ़ लीजिएगा अपनी खुद। वो चीज़ें नहीं मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैंने आपको बताया है न्यूमेरिकल, और जो समझाने वाली चीज़ें थी वो मैंने समझा दी हैं। बाकी आपको इसमें थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ता है ना कि धातु धातु में क्या अंतर है, वो याद करना मैं नहीं बता रहा हूँ। वो चीज़ अगर आप कहें तो PDF भी इसकी जो है प्रोवाइड करा दूंगा इसके सोल्यूशन की। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।